डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास फिज़िक्स PTB 2025 से चैप्टर नंबर 4 जो कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में है, इसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो MCQ से स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 4.1 है हमारे पास। अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस 4 and 3 न्यूटन्स। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज़। तो बताया ये जा रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है और उस पर एक ही वक्त में दो फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं, एक 4 न्यूटन की और एक 3 न्यूटन की। तो नेट फोर्स जो है वो क्या हो सकती है इस सूरत में। अब हमें जस्ट ये बताया गया है कि दो फोर्सेस हैं, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि वो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। तो कुछ हम केसेस को कंसीडर करते हैं और उसके बाद जो है वो आंसर लिखते हैं। पहला केस ये होगा कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट लग रही हैं एक पार्टिकल पे। तो मैं इस तरह से इसको मेंशन करूँगा कि ये एक 4 न्यूटन की फ़ोर्स है, इसी तरह इधर से 3 न्यूटन की फ़ोर्स जो है वो लग रही है। तो बेसिक इसका आंसर क्या आएगा, ये इक्वल हो जाएगी 1 न्यूटन के और इस साइड को इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी कंडीशन लेते हैं जिसमें फोर्सेस सेम साइड पे हैं, मतलब दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो 4 वाली भी इस साइड को है और 3 वाली भी इस साइड को है। इस सूरत में हमारे पास जो टोटल नेट फोर्स आएगी वो 7 के इक्वल आ जाएगी और डायरेक्शन हमारे पास यही आएगी। इसी तरह अगर हम एक और केस कंसीडर कर लेते हैं, उसमें हम 90 के एंगल पे दोनों फोर्सेस को प्लेस करते हैं। तो एक फ़ोर्स जो है वो हमारी इस साइड को है 4 वाली, और 3 वाली जो फोर्स है वो इस बार इस साइड को है, ठीक है, 90 के एंगल पे जी। तो जब फोर्सेस 90 डिग्री के एंगल पे हों तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसमें हमारे पास जो आंसर आता है वो इस तरह से आता है कि दोनों फोर्सेस का आप जो है वो स्केयर ले लें, उनको ऐड कर लें और फिर स्केयर रूट ले लें। तो 4 का स्केयर 16 आएगा, 3 का स्केयर 9 आएगा, दोनों को ऐड किया तो 25 आएगा, उसका स्केयर रूट लिया तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो इट्स मीन आपके पास 5 जो है वो आंसर आएगा। तो बाकी जितनी भी सिचुएशंस लेंगे ये आप एंगल चेंज करते रहें, 90 के अलावा जो है वो 60 कर लें, 70 कर लें, तो आपके पास जितने भी आंसर आएंगे वो 1 और 7 के इन बिटवीन ही आएंगे। तो ये सूरत हाल आपने समझ ली है। अब आप ऑप्शन अगर देखें तो बी ऑप्शन जो है वो 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन के दरमियान वाला ये ट्रू ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है वो है 4.2। इसमें पूछा जा रहा है अ फोर्स F इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद x एक्सिस, इट्स y कंपोनेंट इज़ इक्वल टू। अब हमें पता है कि x कंपोनेंट जो है वो x कॉस से आपने याद रखना है, कॉस थीटा, ठीक है। हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में ये समझा था कि x कंपोनेंट की अगर आपने फोर्स फाइंड करनी है तो F कॉस थीटा उसका फार्मूला होता है, और y कंपोनेंट के लिए F साइन थीटा, ठीक है। y को आपने साइन से अपने जहन में की बनानी है, y साइन थीटा। अब यहाँ पे y कंपोनेंट फाइंड करना है तो F साइन थीटा लगेगा। अब क्योंकि थीटा गिवन है हमें 60 डिग्री, थीटा एंगल को कहते हैं, तो वो 60 डिग्री गिवन है, तो हम बोलेंगे F साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कर दें। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4.3 है, हमसे पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। मोमेंट ऑफ फोर्स का जो दूसरा नाम है वो है टॉर्क। तो हमने ये लेक्चर के अंदर कई बार जो है इसको यूज़ किया था, इस नेम को भी। तो टॉर्क जो है ये डी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 4.4 पे। .4 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इफ़ F1 एंड F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बेसिकली ये ताओ है, ताओ इज़ द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन इट, द बॉडी विल बी कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम व्हेन। तो बेसिक यहाँ पे हमसे इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस पूछी जा रही हैं कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई भी चीज़ हम कहें कि वो इक्विलिब्रियम में है तो उससे कौन सी दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना लाजमी है। तो दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि हमने पढ़ी हैं, वो पहली उसमें से ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज़ इक्वल टू 0।
यानी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है, और ये बेसिकली लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए है, और दूसरी जो है वो टार्क है बेसिकली कि सम ऑफ ऑल टार्क भी इक्वल होना चाहिए ज़ीरो। ये रोटेशनल के लिए है कि कोई चीज़ रोटेट करते हुए इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, तो उसके लिए सम ऑफ ऑल टार्क भी इक्वल होने चाहिए ज़ीरो के। तो ये दोनों कंडीशन जो है ऑप्शन ए में गिवन है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इसी तरह समेशन टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ए ऑप्शन को मार्क कर लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4.5 है हमारे पास, अ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल बाय अ बैलेंस हैविंग अनइक्वल आर्म ऑफ द पेन, इफ़ ही पुट द वेट इन द पेन हैविंग शॉर्टर आर्म देन द कस्टमर। अगर तो एक शॉपकीपर है, उसके पास, मैं ड्रा कर देता हूँ इसको भी, इस कंडीशन को जी। तो ये कंडीशन है हमारे पास कि ये हमारे पास बैलेंस है एक, जिसमें जहाँ पे हमने वेट पुट करना है वो वाली साइड की जो लेंथ है वो बहुत कम है, जबकि जहाँ पे हमने कोई चीज़ पुट करनी है जो कि बायर आया है ख़रीदने के लिए, लेट्स से चीनी, चावल, आटा, वो हमने इस साइड पे पुट करनी है, इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो बेसिक क्या होना है कि दोनों साइड पे जो है वो टार्क प्रोड्यूस होना है। अब टार्क जो है वो इक्वल होता है, आपको पता है टॉर्क किसके इक्वल होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो लेंथ और फोर्स का प्रोडक्ट जो है उसे हम टॉर्क बोलते हैं। इस साइड पे लेट्स से लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और फोर्स हमारे पास 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे टॉर्क से मुराद समझ लें कि डाउनवर्ड को फोर्स है, इस साइड को जिसने इससे मूव करवाना है, वो हमारे पास 5 R है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी वेट हम 1 kg ही प्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इधर 5 थी तो लेट्स से इधर 10 है, तो हमारे पास अगर हम 1 kg चीज़ भी इधर रखेंगे तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो 10 है। तो इट्स मीन कि ये वाला ज़्यादा नीचे को मूव करेगा। अब इस साइड पे क्या हमने रखनी है, चावल, चीनी वगैरह, जो भी कोई बायर आया है ख़रीदने के लिए। अब यहाँ पे इसको इसके इक्वल करने के लिए हमें 1 की बजाय 0.5 kg भी अगर हम चीनी, चावल रखेंगे तो वो इस टॉर्क को फिर बैलेंस करेगा, ठीक है। 1 की बजाय, क्योंकि 10 लेंथ है ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो 5 टॉर्क आएगा, और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे इस सूरत में। इट्स मीन कि जो शॉप वाला है वो जितनी चीज़ देनी है उससे आधी चीज़ जो है वो दे रहा है बायर्स को, जिसकी वजह से लॉस में कौन होगा, यकीनी बात है कि बायर जो हैं वो लॉस में होंगे। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है। एक तो ये सिचुएशन है, ये मैथमेटिकल है। एक और भी है कि लेट्स से दो सीसा की एग्जांपल लें। जो हैवी बच्चा है उसको हम ज़रा जो हमारे पास पाइवट पॉइंट होता है उसके करीब बिठाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कम वज़न वाला बच्चा जो है उसे हम उतना ही डिस्टेंस पे बिठाते हैं, यानी दूर बिठाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये कम वज़न वाला बच्चा है, या ये जो हमने बायर को चीज़ देनी है वो कम वज़न में यहाँ पे हमें देनी है, क्योंकि वो हम पाइवट पॉइंट से दूर प्लेस कर रहे हैं, तो भी वो इधर वाले जो 1 kg का बैलेंस है उसको वेट है उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो दूरी से क्या होता है कि फोर्स हम कम भी लगाएं तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये आपके पास दोनों एग्जांपल्स हैं, सीसा वाली भी और इसके साथ साथ मैथमेटिकल फॉर्म में भी। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। ये तो 4.6 को अगर हम देखें तो इसमें कहा जा रहा है मैन वॉक ऑन अ टाइट रोप, ही बैलेंसेस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बम्बू स्टिक हॉरिजॉन्टली, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, ठीक है। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे टॉर्क की, कि इसमें लेंथ और फोर्स ये दोनों चीज़ें जो हैं वो टॉर्क इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली वो आदमी जो है एक लॉन्ग स्टिक को हॉरिजॉन्टली होल्ड करके बेसिकली उस लेंथ को जो है वो बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो ख़ुद को बैलेंस कर पा रहा है। तो सी ऑप्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये हमारे पास ट्रू है, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4.7, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ पे लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एट द हाईएस्ट पोजीशन,
क्या वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है? बिल्कुल नहीं। हमने ये बारहा पढ़ा था कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, जैसे गाड़ियों वगैरह को, वो उसमें क्या चेंजेस किए जाते हैं? तो दो मेन चेंजेस किए जाते थे। एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो किया जाता था और दूसरा बेस को ब्रॉडर किया जाता था। तो यहाँ पे सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक है, तो लोएस्ट पोजीशन जो है वो बेस्ट होगी किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। तो बी ऑप्शन है एट द लोएस्ट पोजीशन, ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है 4.8 द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी बॉडी का, वो लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये ट्रू है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी बॉडी का वो सरफेस पे भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। ठीक है, एक बाउल की हमने एग्जांपल ली थी जिसमें हमने उसके सेंटर में दिखाया था जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास। तो डी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। ये तो 4.9 MCQ है। इसमें पूछा जा रहा है सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज इन। एक सिलेंडर जो कि रेस्ट कर रहा है अपनी सर्कुलर बेस पे। मैं इसको ड्रा करता हूँ जी। तो ये एक सिलेंडर है, ये सर्कुलर इसकी बेस है, ये टॉप है सर्कुलर। तो सर्कुलर बेस पे अगर रेस्ट कर रहा है तो इट्स मीन कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, अगर और किसी भी डायरेक्शन में होगा तो आपको पता है न्यूट्रल हो जाएगा अगर ये लेटा होगा तो, लेकिन अब बेस पे है, इट्स मीन स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये ऑप्शन हमारे पास ट्रू है जी। तो 4.10 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? बेसिक फार्मूला आपने बताना है। तो FC जो है वो इक्वल होता है mv² ओवर r के, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास ट्रू है। सी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। तो ये थे हमारे MCQs। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4.1, जिसमें पूछा जा रहा है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। बुक से अगर हम देखें तो हमारे पास पेज 81 है, 4.1 हेडिंग है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इफ़ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड देयर डायरेक्शन आर if their direction are opposite to one another they are called unlike parallel forces। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये F1 और ये F2 ये पैरेलल फोर्सेस हैं और सेम डायरेक्शन है। ठीक है, ये भी ऊपर को है और ये भी 90 के एंगल पे ऊपर को मूव कर रही है। और पैरेलल का क्या मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो दोनों में जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ये नहीं होगा कि कहीं पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे के करीब हों, कहीं से दूर हों, हमेशा इक्वल डिस्टेंस अपार्ट होंगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे? लाइक पैरेलल फोर्सेस। वहीं पे अगर आप F1 और F3 को देखें तो ये भी पैरेलल हैं। डिस्टेंस अगर आप देखेंगे कहीं पे भी तो ये एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रही होंगी, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो ऐसी फोर्सेस को अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ये बुक से आंसर है। मैं आप शॉर्ट नोट से मेन डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको। शॉर्ट नोट से अगर आप देखें तो आंसर है हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस को हम यूँ डिफाइन करते हैं आर फोर्सेस दैट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम यूँ डिफाइन करते हैं आर फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट अब हम सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। तो 4.2 है हमारे पास व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड देयर वैल्यूज़। तो दो चीज़ें बेसिक हमने बतानी है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते क्या हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम यूँ डिफाइन करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर इट्स टू परपेंडिकुलर पार्ट्स यूजुअली अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ग्राफ पे जैसा कि आपको पता है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई है, बिल्कुल इस पे हम जो है इन्हीं के अलोंग एक हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा करते हैं और 90 डिग्री पे, ठीक है, परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे वाई एक्सिस पे एक पार्ट को ड्रा करते हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ।
ये तो यहाँ पे बुक के अंदर ये ड्रा है, ये हमारे पास मेन फोर्स है, ये इसका एक्स एक्सिस पे, ये देखें एक्स एक्सिस है हमारे पास, एफ एक्स कंपोनेंट है, और वाई एक्सिस पे ऊपर की जानिब हमारे पास वाई कंपोनेंट है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस तरह से ये रेजोल्यूशन की जाती है वेक्टर की। जी तो सेकंड पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि वैल्यूज़ भी बताएं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, उससे हम एफ कॉस थीटा उसकी वैल्यू होती है, और इसी तरह जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस पे, उसके लिए हमारे पास एफ साइन थीटा वैल्यू होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास 4.3 है, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स से क्या मुराद है? The line of action of a force is an imaginary line along which the force acts on a body. It passes through the point of application of the force and help in determining the torque or moment of force. तो बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन एक इमेजिनरी लाइन है हमारे पास जिस पे जो है फोर्स एक्ट कर रही होती है। बुक से अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे गिवन है 82 पेज पे, ये येलो लाइन में, द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इसी के साथ साथ एग्जांपल्स आप देखना चाहते हैं तो पहली एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये फोर्स है हमारे पास, ठीक है, और ये एक इमेजिनरी लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है लाइन ऑफ एक्शन को डिस्प्ले करवा रही है कि इस लाइन पे जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है। इसी तरह एक और एग्जांपल जो है वो नीचे गिवन है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन, इस पे ये फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो वो इमेजिनरी लाइन जिस पे फोर्स एक्ट कर रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 4.4 है हमारे पास, डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स, प्रूव दैट, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताऊ बोलते हैं इसको। तो टाउ आर एफ साइन थीटा के इक्वल है, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स को। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। किसी एक पॉइंट के गिर्द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। ये एक इसकी पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हम इसके फार्मूला से ड्राइव करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको फार्मूला गिवन है कि टॉर्क इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बनाते हैं, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, या प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड फोर्स, इन दोनों का जो है प्रोडक्ट। इससे भी हम डेफिनेशन बनाते हैं। तो दोनों में से जो डेफिनेशन इजी लगे वो लिख लीजिए। मुझे तो ज़्यादा ये इजी लगी, और बच्चों को भी अक्सर यही इजी लगती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। अब हमने जो है वो प्रूव करना है कि जो टॉर्क है वो आर एफ साइन थीटा के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन या एक छोटा सा एग्जांपल ड्रा करता हूँ। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये हमारे पास आर है, ठीक है। आर क्या होता है? बेसिकली ये आर्म होती है, मोमेंट आर्म भी बोलते हैं इसको। ये लेंथ होती है या डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पाइवट पॉइंट टू द वेयर फोर्स इज़ अप्लाइड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? आर। तो यहाँ पे मैं आर मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है। और फोर्स के आपको पता है दो कंपोनेंट होते हैं, एक एफ एक्स कंपोनेंट होता है और एक एफ वाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ एक्स कंपोनेंट जो है वो मैं इस साइड को लेट से ड्रा कर देता हूँ, यहाँ तक, यहाँ से आगे एफ एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। अब एफ एक्स कंपोनेंट जो है वो हम क्यों नहीं टॉर्क में कंसीडर करते? वो इस वजह से नहीं कंसीडर करते कि ये पैरेलल होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो यहाँ पे अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे, मतलब इस साइड को हम जितनी भी फोर्स लगा लें, क्या कोई टर्निंग इफेक्ट आएगा? टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। ये वाली टर्न तो इसी सूरत में हो सकती है, या हम इस साइड को फोर्स लगा दें तो ये जो है ये घूमना स्टार्ट कर देगी आर्म, या ऊपर को लगा दें। इस साइड को हम जितना भी खींच लें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट नहीं करेगा, कोई गोल गोल मूवमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। तो इट्स मीन कि जब भी आप टॉर्क को कंसीडर करते हैं तो आर
एफ वाई को कंसीडर करेंगे, यानी वाई कंपोनेंट तो फोर्स का कंसीडर होता है, एक्स कंपोनेंट पैरेलल होता है, इस वजह से वो कंसीडर नहीं करेंगे। अब अभी ऊपर हम पढ़ के आए थे कि जो एफ एक्स कंपोनेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस थीटा से, और जो वाई कंपोनेंट है उसे हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम वाई कंपोनेंट जो वाई एक्सिस पे है उसको देख रहे हैं, तो इसके साथ साइन थीटा आता है, इसका एंगल जो है वो साइन थीटा से हम जो है वो मेंशन करते हैं। तो दैट्स वाई अब हम यहाँ पे टॉर्क को लिख सकते हैं इक्वल, टॉर्क इज़ इक्वल टू आर, ये हमारे पास आर आ गया, और एफ फोर्स जो लग रही है, और क्योंकि वो वाई कंपोनेंट वाली फोर्स को हमने कंसीडर करना है, वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, एक्स कंपोनेंट वाली टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। तो दैट्स वाई एफ साइन थीटा साथ हम मेंशन करेंगे कि वाई कंपोनेंट साइन थीटा से डिस्प्ले करवाया जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो नेक्स्ट है हमारे पास 4.5, इसमें कहा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो। तो बुक से इसका डायग्राम भी बनी हुई है, वहीं से इसका आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुक से अगर आप फिगर 4.9 देखें पेज 84 पे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बॉडी है हमारे पास, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक आर हमारे पास यहाँ पे है, एक आर गिवन यहाँ पे है, दो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, ये फोर्स 2 है और ये फोर्स 1 है। अगर आप देखें तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अगर ये डायरेक्शन देखें तो ऑपोजिट है। तो अगर हम इनका सम करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन है और सेम फोर्सेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की, जिसकी वजह से लेट्स से 10 की ही ये फोर्स है, 10 की ये फोर्स है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक को नेगेटिव देना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव, तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और नेट फोर्स 0 आ जाएगी हमारे पास। वहीं पे नेट फोर्स तो 0 आ रही है, लेकिन स्टिल इनकी पोजीशन डिफरेंट है, एक इस साइड पे है और एक यहाँ पे है। कपल की कंडीशन आपने एक्सप्लेन करनी है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, टर्निंग इफेक्ट। ये वाली फोर्स जो है इसको टर्न कर रही है इस साइड से, मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करवा रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको जो है वो रोटेट करवा रही है इस साइड को क्लॉक के अगेंस्ट। वहीं पे ये वाली फोर्स जो है वो इस साइड को रोटेट करवा रही है, तो ये दोनों फोर्सेस मिलके इसके अंदर एक रोटेशन काज कर देंगी, जिसकी वजह से ये मूव करना शुरू कर देगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है सर्कुलर मोशन के तौर पे ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी तो इसको कपल को जो है वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में व्हीकल्स के स्टीयरिंग के अंदर। ठीक है, स्टीयरिंग के अंदर हम इसी तरह जो है स्टीयरिंग पर फोर्स लगाते हैं, तो ये आपके पास एक एग्जांपल है जी। तो आंसर में आपने एक तो ये वाली पिक्चर ड्रा कर देनी है, ठीक है, बहुत इजी सी पिक्चर है। उसके बाद आपने ये दो स्टेटमेंट भी साथ लिख देनी है कि समेशन एफ यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस अगर हम देखें तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, समेशन एफ इज़ इक्वल टू 0। वहीं पे समेशन टी की बात करें तो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आपने लिखना है समेशन टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फोर्सेस जो हैं वो तो अगर सम करें तो 0 के इक्वल हैं, लेकिन टॉर्क स्टिल प्रोड्यूस हो रहा है। तो जस्ट आपने इतना सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इसके आंसर को जी। तो 4.6 है अब हमारे पास, इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच केस इन द गिवन फिगर बिलो। तो यहाँ पे अगर आप ए वाली शेप को देखें तो ये कोन है जिसकी बेस जो है काफ़ी ब्रॉडर है, ठीक है, और सर्कुलर बेस है। तो इट्स मीन के ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो है, बेस भी ब्रॉडर है, ठीक है। तो ये एक जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसको आप डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मूव भी करवाएंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। नंबर 2 पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास बॉल जो है उसको बड़ी मुश्किल यहाँ पे रोका गया है, ठीक है, बैलेंस किया गया है। अगर थोड़ा सा भी इसको डिस्टर्ब किया गया तो ये या तो अगर इस साइड से फोर्स लगी तो इस साइड को आ जाएगा, अगर इस साइड से फोर्स लगी तो इस साइड को आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पे स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे स्टेबल है, लेकिन हल्की सी भी फोर्स लगी तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाएगा। तो
इस कंडीशन में आपने इस वाली शेप से जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि आप इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। बेसिक इन दोनों का यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जिस तरह से ये इक्विलिब्रियम में है, इसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 3 है हमारे पास, ये एक सिलेंडर है और अपनी साइड पे जो है रेस्ट कर रहा है, बेस पे रेस्ट नहीं कर रहा, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। अगर आप इसको मूव करेंगे तो थोड़ा सा उधर जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, तो इसको आप यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो आंसर में आप यूँ लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, कोन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, हेमिस्फेयर जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और जो सिलेंडर है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। 4.7 को देखते हैं अब हम। इसमें कहा जा रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी विच इज़ मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। कोई भी ऐसी एग्जाम्पल दें जो कि मूव भी कर रही है लेकिन इक्विलिब्रियम में भी है। तो ऐसी कार, अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट रोड इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ऐसी कार जो कि एक कांस्टेंट स्पीड, ऐसी स्पीड जो कि चेंज नहीं हो रही, एक ही स्पीड है, 20 की है लेट्स से, तो 20 की स्पीड पे ही मूव करती जा रही है स्ट्रेट रोड पे, तो उसको हम कहेंगे कि वो मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम, मूव भी कर रही है लेकिन इक्विलिब्रियम में भी है, और ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। स्टैटिक में वो चीज़ें आ जाती हैं जो रेस्ट में हों, तो मूविंग बट द नेट फोर्स ऑन इट इज़ 0। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4.8 है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों को डिफाइन करें। तो सेंटर ऑफ मास इज़ द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ अ बॉडी अपेयर टू बी कंसनट्रेटेड। जहाँ पे ऐसा पॉइंट है बॉडी का जहाँ पे बज़ाहिर लगता है कि पूरी बॉडी का मास यहाँ पे उसकी फोर्स लग रही है या यहाँ पे वो कंसनट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, इज़ द पॉइंट थ्रू विच द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड रिगार्डलेस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। बेसिक जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये है कि ये वेट, किसी बॉडी का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड किस पॉइंट से एक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सा मेन पॉइंट है जहाँ से वो वर्टिकली डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। और बेसिक आपको बुक के अंदर ये भी बताया गया था कि ज़्यादातर जो मैसेज हैं या ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट हैं उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हम लेते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स के लिए, कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर यहाँ पे होती हैं। ये तो नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम 4.9 पे। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट आर 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी फिजिक्स विच आर अप्लाइड इन डिज़ाइनिंग बैलेंसिंग टॉयज़ एंड रेसिंग कार। तो ये तकरीबन हमारा लास्ट टॉपिक्स में से था कि इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो लोअर कर दें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसमें हमने गाड़ी रेसिंग कार्स को देखा था कि उनका वो ऑलमोस्ट टच हो रही होती हैं ग्राउंड को, वो थोड़ा सा गैप होता है उनके दरमियान में। तो लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नंबर 2 वाइडनिंग द बेस ऑफ स्पोर्ट। नंबर 2 था कि स्पोर्ट जो है या बेस जो है उसको वाइडर कर दें। तो इसीलिए रेसिंग कार के जो टायर्स हैं वो बाहर की तरफ बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा जो है वो ब्रॉडर बेस मिले उनको, ठीक है। तो ये 2 जो पॉइंट हैं ये बेसिक प्रिंसिपल हैं स्टेबिलिटी के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4.10 है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है हाउ कैन यू प्रूव दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। किस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मतलब इसमें यह है कि जैसे हमने एग्जांपल भी एक पढ़ी थी कि अगर कोई बच्चा जो है वो एक स्टोन को रस्सी के थ्रू जो है वो रोटेट कर रहा है इस तरह सर्कल के अंदर, प्रॉपर सर्कल नहीं है लेकिन ये सर्कल ही समझना है, तो हर जगह पे एक टेंजेंट के तौर पे जो है वो फोर्स लग रही है, ठीक है। टेंजेंट मतलब सर्कल को एक ही पॉइंट पे वो टच हो रही है। तो ये इस तरह से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर जो है वो हर बार वेलोसिटी आपको कहीं पे भी अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखेंगे तो भी, कहीं से भी रस्सी कटेगी तो जहाँ से वो कटेगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो चीज़ मूव करेगी जो कि रस्सी के साथ बांधी है। तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है जी। तो आप इसको यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ वाइल द वेलोसिटी इज़ टेंजेंट टू द पाथ।
वेलोसिटी हर जगह पे क्या होती है, टेंजेंट, इसीलिए हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। वेलोसिटी का चेंज में ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी कम ज़्यादा ही हो, इक्वल स्पीड पे भी घूम रही है तो भी उसकी चेंजिंग वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। यहाँ पे भी देखें आप, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे आके उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इसकी वजह से चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। सिंस द टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, अब ये बात याद रखने वाली है कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट बनाती है पाथ पे, और टेंजेंट जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के। तो बुक से भी इसको मैं शो करवाता हूँ जी। तो यहाँ पे मोशन इन अ सर्कल एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन दिखाई गई है, तो ये टेंजेंट की शक्ल में आपको हर जगह पे नज़र आ रहा है। और हर जो पॉइंट पे अगर आप देखें तो रेडियस का जो है ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है रेडियस से, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको ये शेप भी ड्रा कर सकते हैं, अगर आप ड्रा करना चाहें तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। तो 4.10 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आई होप सो आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर समझ आ गए होंगे। से कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 4.1 जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। अ कार ट्रैवल एट सेम स्पीड अराउंड टू कर्व्स विद डिफरेंट रेडियाई, फॉर विच रेडियस द कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रूव योर आंसर। तो बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि एक कार जो है वो मूव कर रही है दो डिफरेंट रेडियाई के सर्कल में, ठीक है। लेट्स से एक जो है वो बड़ा सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस ज़्यादा है, और दूसरा जो है वो छोटा सर्कल है। तो वो पूछ ये रहे हैं कि किस वाले सर्कल में, बड़े सर्कल में या छोटे सर्कल में कार को ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो एक्सप्लेन करता हूँ अब मैं इसको जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सबसे पहले मैं फार्मूला आपके सामने डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ताकि हमें पता चले कि सेंट्रीपिटल फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है mv² ओवर r। m यहाँ पे क्या है, मैस, v क्या है, वेलोसिटी या स्पीड आप कह सकते हैं, और r क्या है, रेडियस। अब अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखते हैं तो as v is constant and mass is same for the both curves mean both circle, the centripetal force is inversely proportional to radius। यानी कि mass और velocity तो दोनों सर्कल में हमने सेम ही कंसीडर करनी है। अब दोनों सर्कल में मुख्तलिफ क्या है, डिफरेंट क्या है, सिंपल एक ही चीज़, और वो है रेडियस, ठीक है। बोथ कर्व्स का साइज़ जो है वो डिफरेंट है। तो अगर हम सिर्फ रेडियस से सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन देखें तो FC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। डायरेक्ट होती तो ऊपर लिखते, इन्वर्स है, उलट रिलेशन है, यानी 1/r है, ठीक है। ये इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट ये कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी अगर रेडियस इंक्रीज़ करेगा, और अगर रेडियस डिक्रीज़ करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। तो इट्स मीन स्मॉलर द रेडियस ग्रेटर द सेंट्रीपिटल फोर्स, जितना ये डिक्रीज़ करेगा उतना F इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम यूँ ही एक्सप्लेन करते हैं कि इधर वाली साइड अगर इंक्रीज़ करेगी तो ये वाली साइड डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। और इन्वर्स इसका भी ऐसे ही है, अगर ये वाली साइड डिक्रीज़ करेगी यानी रेडियस डिक्रीज़ करेगा तो ये वाली साइड इंक्रीज़ करेगी। इट्स मीन स्मॉलर रेडियस जो है वो ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करेगा। सो कंक्लूजन, या बहुत ही शॉर्ट अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना सा आप लिख सकते हैं, द कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द कर्व विद द स्मॉलर रेडियस, और आगे ये लिखते हैं कि बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जी। तो CRQ में जो सेकंड CRQ है उसमें कहा जा रहा है, A ripe mango does not normally fall from the tree, but when the branch is shaken, the mango fall down easily. Can you tell the reason? जी, तो आपने डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अक्सर दरख्तों से फल उतारने के लिए बच्चे जो हैं वो कंकर वगैरह, स्टिक्स वगैरह उन्हें मारते हैं, शेक करते हैं ब्रांचेस को। तो ये क्यों है? तो बेसिक
इसका जो रीज़न है वो यूँ लिख सकते हैं, व्हेन द ट्री इज़ एट रेस्ट द मैंगो रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। ट्री रेस्ट में है तो मैंगो भी रेस्ट में है इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या है? बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है एनी मोशन, ठीक है, चेंज इन स्टेट को रेजिस्ट करने की किसी भी मैस या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। बट व्हेन द ब्रांच इज शेकन सडनली द मैंगो टेंड टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट वाइल द ब्रांच मूव, ठीक है। अब अगर कोई उसको शेक करेगा तो ब्रांच जो है वो आपको पता है पतली सी होती है, मैंगो का अच्छा खासा वज़न होता है, तो ब्रांच जो है वो तो मूव कर जाती है, लेकिन मैंगो में मैस ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, यानी अपने आप को, अपनी शेप, अपनी पोजीशन को बरकरार रखने की ताकत मैंगो की ज़्यादा है। तो मैंगो टेंड टू रिमेन इन इट्स स्टेट, तो वो अपनी प्रीवियस स्टेट में ही रहने की कोशिश करता है, काजिंग अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैंगो एंड द ब्रांच, जिसकी वजह से एक रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होता है मैंगो और ब्रांच के दरमियान। दिस ब्रेक द फोर्स होल्डिंग द मैंगो एंड इट फेल ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रांच तो मूव कर जाती है, मैंगो अपनी जगह पर रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी उस पॉइंट पे फोर्स लगती है जहाँ से ब्रांच और मैंगो अटैच्ड हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि वहाँ से वो ब्रेक हो जाती है फोर्स, और मैंगो जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो कंक्लूजन में या शॉर्ट आंसर में यूँ लिख सकते हैं, द मैंगो फॉल ड्यू टू इनर्शिया एंड द अनबैलेंस फोर्स काज्ड बाय शेकिंग द ब्रांच। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो CRQ 4.3 है हमारे पास। क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स टॉपलिंग ओवर, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट बताना है स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कि किस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स को रोल ओवर करने से रोकता है, कि गिरने से बचाता है, उनको उल्टा होने से बचाता है। प्रोवाइड एन एग्जांपल वेयर एन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट इट्स स्टेबिलिटी एंड एक्सप्लेन हाउ अल्टरिंग इट्स बेस ऑफ सपोर्ट कैन इन्फ्लुएंस स्टेबिलिटी। तो इसको हम यूँ एक्सप्लेन करेंगे बेसिक कि स्टेबिलिटी जो है वो रेफ़र करती है एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स पोजीशन एंड रेजिस्ट टॉपलिंग। कोई चीज़ स्टेबल कब कंसीडर की जाती है? जबकि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करे, ठीक है, उसको उस पर अगर कोई फोर्स लगे तो भी वो अपनी पोजीशन पे ही रहे, ठीक है, और रेजिस्ट करे टॉपलिंग से, ठीक है। इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो गिरे ना, अगर अपनी पोजीशन को बरकरार रखे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इज़ द पॉइंट एट विच इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपेयर टू इट, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का सारा जो वेट है वो लग रहा होता है। तो एट अ लो CG एंड वाइड बेस इंक्रीज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए दो प्रिंसिपल हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो और वाइड बेस हो, और किसी भी चीज़ की बेस वाइडर हो। इसकी एग्जांपल में हमेशा यूँ देते हैं कि एक कोन है, लेट्स से, उसको अगर हम इस तरह से रखें, उसकी बेस जो है नीचे रखें, तो अब उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो है। वहीं पे अगर इसको हम इस तरह से बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सारा मैस जो है वो यहाँ पे है, ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इस सूरत में ये अनस्टेबल है। तो स्टेबल वाली ये कंडीशन है। एट अ हाई CG एंड नैरो बेस डिक्रीज स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे देखें इसकी बेस कितनी नैरो है और हाई इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये एक अनस्टेबल कंडीशन में ऐसे होता है। अब एग्जांपल जो उन्होंने डिमांड की है क्वेश्चन के अंदर, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुक के अंदर भी ये दी गई है एग्जांपल कि अ बस विद लगेज ऑन द रूफ हैज़ अ हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर एक बस जिसके रूफ पे जो है वो कुछ सामान है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस सामान की वजह से, उस वेट की वजह से हाई हो जाएगा एंड कैन ईजीली टॉपल ओवर व्हेन टर्निंग फास्ट, और इजीली वो घिर सकती है, पलट सकती है, उलट सकती है जब हम कोई फास्ट टर्न लेंगे, मुड़ेंगे जब हम ज़्यादा स्पीड में। लोअरिंग द लगेज दस लोअरिंग द CG। जब हम लोअर कर देते हैं लगेज का मतलब अंदर रखते हैं बस के, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है, और इंक्रीज़ इन द बेस विड्थ इंक्रीज स्टेबिलिटी, और जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यूँ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास CRQ है 4.4। इसमें पूछा ये जा रहा है जी, क्वेश्चन है, वाई एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन इक्विलिब्रियम। क्यों कोई बॉडी जो कि एक्सेलरेशन शो कर रही है उसे हम कंसीडर नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम में। तो बेसिक आपने याद रखना है, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी।
नंबर 1 नेट फोर्स इज़ ज़ीरो एंड नंबर 2 नेट टॉर्क इज़ ज़ीरो। यानी एक तो उस पर नेट फोर्स भी ज़ीरो एक्ट करनी चाहिए, नंबर 2 अगर वो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो नेट फोर्स भी ज़ीरो होनी, नेट टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए। तो इफ़ अ बॉडी इज़ एक्सेलरेटेड, अगर कोई बॉडी जो है एक्सेलरेटेड है, यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। इट्स मीन के अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर कोई नेट फोर्स लग रही है तो वो एक्सेलरेट कर रही है। अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो वो बॉडी कांस्टेंट मोशन शो करेगी, कांस्टेंट स्पीड शो करेगी। तो अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है कि किसी भी मैस में एक्सेलरेशन तब ही होती है अगर उस पर कोई नेट फोर्स लग रही है। देयरफॉर इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। इट्स मीन अगर नेट फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन होनी है, तो इट्स मीन के वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रही, उस पर तो नेट फोर्स लग रही है। दैट्स वाई एक एक्सेलरेटेड बॉडी जो है उसे इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन है एक्सेलरेटेड बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट हैज़ अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, तो 4.5 है हमारे पास। 4.5 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा ये जा रहा है, two boxes of same weight but different height are laying on the floor of a truck. If the truck make a sudden stop, which box is more likely to tumble over? Why? बेसिक यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि दो बॉक्सेस हैं, सेम वेट है बट डिफरेंट हाइट है। दो बॉक्सेस का वज़न सेम है लेकिन हाइट जो है वो दोनों की डिफरेंट है। तो अगर बस जो है सडनली स्टॉप करे, एकदम से स्टॉप करे, ब्रेक लगाए, तो किस बॉक्स का जो है वो पलटने के ज़्यादा चांसेस हैं? तो आंसर है द टालर बॉक्स हैज़ हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी में कि लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली चीज़ का हायर स्टेबिलिटी होती है। तो अब जो टालर बॉक्स है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हायर है, दैट्स मीन कि उसके अंदर जो है वो स्टेबिलिटी कम है। इनर्शिया कीप द बॉक्स मूविंग फॉरवर्ड। जब कोई ट्रक स्टॉप करेगा, ब्रेक लगाएगा, तो इनर्शिया जो है वो क्या होता है, बेसिकली किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्ट करती है अपने स्टेट में कोई भी चेंज। अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहना चाहती है, और अगर वो स्टॉप्ड है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जब यकदम से ब्रेक लगेगी, अब बॉक्सेस तो मोशन में थे, अब वो क्या करेंगे, वो मूव करते रहेंगे आगे की तरफ को, जिसकी वजह से वो पलट जाएगा। कौन से वाला? जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हायर है, यानी टालर बॉक्स जो है वो मूव करेगा। द टालर बॉक्स इज मोर लाइकली टू टॉपल बिकॉज द टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू इट्स हाइट काज ग्रेटर रोटेशनल इफेक्ट। अब मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ। लेट्स से एक हमारे पास ये बॉक्स है और एक हमारे पास ये वाला बॉक्स है, ठीक है। इसका जो है वो दोनों का वेट सेम है, बस हाइट का फ़र्क है। तो ये वाला जो है, इस पर जो टॉर्क है वो ज़्यादा इस पर लगेगा क्योंकि इसका CG जो है वो हाई है, इसका लो है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। कंक्लूजन में आप शॉर्ट आंसर भी देख सकते हैं कि द टालर बॉक्स इज़ मोर लाइकली टू टम्बल ओवर ड्यू टू इट्स हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा लास्ट CRQ था। आई होप सो आपको समझ आया होगा। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4.1, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट विद एन एग्जाम्पल। जी तो पेज 87 है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो टॉप पे आपको हेडिंग नज़र आ रही है 4.6 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसको जो समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर ये सारा एक मैकेनिज़्म है, इसको उन्होंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और ये मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब मैंने इस चैप्टर की वीडियो बनाई थी उसके अंदर। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं जस्ट आपको आंसर मार्क करवाऊँगा और ये आपका जो है आंसर है। इसके साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल भी साथ मेंशन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। वैसे तो ये वाली एग्जाम्पल जो एक्टिविटी है इसी को एक्सप्लेन करना इनफ होगा। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें 4.2, डिस्क्राइब हाउ कुड यू डिटरमिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड लेमिना एक्सपेरिमेंटली। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो बुक का पेज नंबर 89 है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये आपको हेडिंग नज़र आ रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लेमिना। इसमें आप ये पैराग्राफ जो है ये एक्सप्लेन कर देंगे। तो बहुत इजी सा है। अगर आप मज़ीद इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो लाजमी देखिएगा।
यहाँ पे जस्ट मैं आंसर मार्क करवा रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के, तो ये इसका जो है यहाँ स्टार्ट से लास्ट तक आपने एक्सप्लेन कर देना है इसको, और ये दोनों डायग्राम जो हैं ये ज़रूर आपने बनानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। 4.3 है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 91 है हमारे पास। 4.9 हेडिंग है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की गिवन है जो कि सिंपल है कि समेशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मीन सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी बॉडी पे तमाम फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो के इक्वल है तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। और इसी तरह अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो वो सम ऑफ ऑल टार्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों कंडीशन जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी यहाँ तक, तो ये आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.4 हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। पेज 95 पे आपको 4.11 इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी की हेडिंग नज़र आएगी। ये आपके आंसर में आपने मेंशन करनी है। इसमें मेन जो बातें हैं वो दो ही हैं कि एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर दो, नंबर 2 पे जो बेस है उसको ब्रॉडर कर दें। तो इन्हीं बातों को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है स्टेबिलिटी के लिहाज से, ये आपने लिखनी है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ में से कोई 2 एग्जांपल अगर आप साथ कोट कर देंगे, कोई भी ज़्यादा बेहतर है कि आप रेसिंग कार को एक्सप्लेन करें, बहुत अच्छी एग्जांपल होती है ये वाली। नंबर 2 पे अगर आप ये टॉयज़ जो हैं बैलेंसिंग टॉयज़, इनकी कोई एग्जांपल दे दें तो ये इनफ आंसर होगा जी। तो ये थे हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। जी तो न्यूमेरिकल 4.1 को सॉल्व करने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जो कि है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। याद होगा कि हमारे पास अगर कोई फोर्स होती थी, लेट्स से जैसे ये हमारे पास फोर्स है 200 न्यूटन की और 30 का एंगल बना रही है, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम इस तरह से इसे ग्राफ के अंदर प्लेस करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये हमारी मेन फोर्स है। इसका जो एक्स डायरेक्शन में हम एक कंपोनेंट ड्रा करते थे जो एफ एक्स होता था, और फिर यहाँ इसके हेड से ऊपर वाले जो मेन फोर्स का हेड है वहाँ तक एक कंपोनेंट ड्रा करते थे जो कि वाई कंपोनेंट होता था। और इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते थे कि एफ एक्स कंपोनेंट जो है वो इक्वल है एफ कॉस थीटा के, और इसी तरह एफ वाई कंपोनेंट जो है वो एफ साइन थीटा के इक्वल है। ये सारा दिखाने का मकसद ये है कि ये वैसे तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ड्रा करने की, लेकिन हमने जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़रा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हैं, उनमें भी यही कॉन्सेप्ट जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का ये इस्तेमाल हुआ है, तो वो समझने में आपको आसानी होगी। इस वजह से ये एक बार मैंने आपको रिकॉल करवाने के लिए ये सब दिखाया है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, जस्ट आपने इन फार्मूलाज को याद करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे फाइंड द एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट के लिए फार्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ फोर्स कितनी है हमारे पास 200 न्यूटन गिवन है हमें, वो पुट की। कॉज कितना है हमारे पास 30, तो थीटा की जगह 30 पुट कर दिया। अब कॉस थीटा की वैल्यू आप या तो कैलकुलेटर से देख सकते हैं या आप एक टेबल मिलता है कॉस थीटा वगैरह की वैल्यूज़ के लिए, वहाँ से देख सकते हैं। वो इक्वल है 0.866 के। तो 200 को 0.866 से मल्टीप्लाई करवाया तो इट्स मीन हमारे पास जो एफ एक्स कंपोनेंट आया वो 173.2 न्यूटन आ गया। इसी तरह एफ वाई के लिए एफ साइन थीटा है, ठीक है, यहाँ कॉज है यहाँ पे साइन, तो साइन की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे साइन 30 की अगर वैल्यू देखें वही कैलकुलेटर से या जो आपको ग्राफ दिया जाएगा ग्राफ पेपर वहाँ से, तो ये आ जाएगी आपके पास 0.5। तो वही फोर्स है 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 100 न्यूटन, तो वाई कंपोनेंट हमारे पास 100 न्यूटन आ गया। तो बहुत ईजी सा ये न्यूमेरिकल है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं जी। तो 4.2 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द नोब ऑफ अ डोर टू ओपन इट एज शोन इन द गिवन फिगर।
ये जो फोर्स आपको शो करवाई गई है ये 300 न्यूटन की फोर्स है जो कि नॉब पे दरवाजे की लग रही है उसे ओपन करने के लिए। इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंजेस व्हाट इज़ द टॉर्क अप्लाइड। अब ये हिंज जो मेन हिंज है उससे 1.2 मीटर के फासले पे है और टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये मूवेबल पॉइंट है। तो जब भी फोर्स ऐसे पॉइंट पे लगे तो ये मूव करेगा और एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब हमने बताना है कि वो कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है। नंबर 2 पे हमने ये भी बताना है कि इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि टॉर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस साइड पे फोर्स लग रही है तो दरवाज़ा ओपन होगा। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू ओपन द डोर। इट्स मीन कि दरवाज़ा उस साइड को ओपन होता है। ठीक है, मैं डायरेक्शन ड्रा कर देता हूँ। डोर ने ओपन जो है वो इस डायरेक्शन को होना है। अब ये क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर तो टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं और अगर क्लॉकवाइज हो तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ये रूल हमने जो है वो पढ़ा था चैप्टर 4 के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लॉक जो है वो तो इस साइड को मूव करती है। ठीक है, यहाँ अगर लेट्स से मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे अगर इस साइड को जो है वो क्लॉक मूव करती है, यहाँ पे आपको पता है 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 9 एंड सो ऑन। तो क्लॉक की डायरेक्शन के ये अगेंस्ट है, ये इस साइड से है। ठीक है, तो दैट्स मीन ये एंटी क्लॉकवाइज है हमारे पास टॉर्क। तो टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये लास्ट पे जो बात लिखी है इसको आप ज़रा नोट करें। सिंस टॉर्क काज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, काउंटर क्लॉकवाइज से आपने कंफ्यूज नहीं होना, एंटी क्लॉकवाइज को ही काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। सो दैट्स मीन टॉर्क इज़ पॉजिटिव। तो एक हिस्सा जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास सिंपल सा। टॉर्क का हमें फार्मूला आता है, टॉर्क इक्वल होता है R मल्टीप्लाई बाय एफ, या डिस्टेंस आप देख लें हिंज से नोब तक का, मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो वो हमारे पास 1.2 मीटर है और फोर्स हमारे पास 300 मीटर है। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 360 न्यूटन मीटर। तो इट्स मीन हमारे पास जो टॉर्क है वो 360 न्यूटन मीटर है। ये तो इस तरह से हमने टॉर्क और पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क दोनों का हमने बता दिया कि टॉर्क कितना है 360 न्यूटन मीटर और पॉजिटिव टॉर्क है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं जी। तो 4.3 हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। 2 weights आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशन एज शोन इन द गिवन फिगर। इफ द रूल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड द अननोन वेट। सिंपल सी एक फिगर है हमारे सामने। यहाँ पे एक मीटर रूल को बैलेंस किया गया है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे और उसके साथ 2 वेट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। और वो वेट्स इस तरह से जो हैं वो लगाए गए हैं कि मीटर रूल जो है वो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इट्स मीन इस पे 2 टॉर्क लग रहे हैं, एक इस वेट की वजह से और एक इस वेट की वजह से। ठीक है, लास्ट जो न्यूमेरिकल था उसमें डोर जब एक फिक्स्ड पॉइंट था उसके इर्द गिर्द वो घूम रहा था, बिल्कुल यहाँ पे भी वही है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये इसका एक ओपन एंड है और ये भी ओपन एंड है। तो यहाँ पे 2 ओपन एंड है, मतलब 2 टॉर्क लग रहे हैं और एक फिक्स पॉइंट है। तो एक टॉर्क ये है और एक टॉर्क ये है। अब देखते हैं ये क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। तो क्लॉक की डायरेक्शन इस तरह से होती है। ठीक है, क्लॉक इस तरह से मूव करते हैं उसके हैंड्स। अब यहाँ पे देखें तो ये नीचे से इसी तरह ही क्लॉक की डायरेक्शन में ही ऊपर को जा रहा है। तो ये क्लॉकवाइज हमारे पास टॉर्क है और ये वाला जो टॉर्क है ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि ये क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो जब ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगे तो उसी सूरत हाल में ये मीटर रूल जो है ये बैलेंस होगा, ये भी याद रखना है। तो ये मीटर रूल जो है बैलेंस्ड है। इट्स मीन कि एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल है। अब टॉर्क का जो फार्मूला है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट की शक्ल में हमें दी गई है, यानी W भी mg के इक्वल होता है, F भी mg के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास
फोर्स की जगह हम W यूज़ कर लेंगे और R की जगह हम लेंथ यूज़ कर लेते हैं, जितनी मेन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितनी दूरी पे वेट जो है वो सस्पेंड किए गए हैं। तो W हमारे पास एक का गिवन है, क्लॉकवाइज वाले का 4 न्यूटन है, ठीक है, और उसमें जो लेंथ है हमारे पास वो 30 सेंटीमीटर है। उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, सिंपल है, 100 से आप उसको डिवाइड कर देंगे। नंबर 2 पे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज टार्क को देखें तो उसमें हमें लेंथ तो गिवन है 40 सेंटीमीटर, उसे आपने मीटर में कन्वर्ट किया, 40 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.40 आंसर आ गया। वेट जो है वो नहीं गिवन, वो हमने फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे W लिख लिया। अब सिंपल है जी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 1.2 आंसर आया। अब ये 0.40 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है W से, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 0.40 इज इक्वल टू 3 न्यूटन हमारे पास जो है वो W आ गया, ठीक है। यानी जो इधर फोर्स लग रही है या वेट 2 लग रहा है हमारे पास वो 3 न्यूटन के इक्वल है। तो इस तरह से अगर हम सस्पेंड करेंगे तो हमारे पास जो मीटर रूल है वो बैलेंस रहेगा जी। तो 4.4 में पूछा जा रहा है अ सीसा इज बैलेंस विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। चाइल्ड A weighs 30 kg एंड सिट 2 मीटर अवे फ्रॉम द पाइवट, while child B weighs 40 kg and sit 1.5 meter from the pivot. Calculate the total moment on each side and determine if the seesaw is in equilibrium. ये तो कंडीशन हमें ये बताई गई है कि दो बच्चे हैं वो बैठे हैं सीसा पे, एक जो है वो उसका वेट 40 है और वो 1.5 के डिस्टेंस पे बैठा है पाइवट से, और एक जो है वो 30 kg का है और उसका डिस्टेंस जो है 2 मीटर है। तो हमें पता है कि अगर हमने इस सीसा को बैलेंस करना है तो जितना टॉर्क इस बच्चे का है उतना ही टॉर्क इस बच्चे का भी होना चाहिए, यानी दोनों बच्चों का टॉर्क जो दोनों साइड्स पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मोमेंट का वर्ड यूज़ किया गया था, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट, तो टॉर्क की जगह हमने यहाँ पे मोमेंट ही लिख दिया है, मोमेंट बाय चाइल्ड A एंड मोमेंट बाय चाइल्ड B। चाइल्ड A को अगर हम देखें तो 30 kg उसका वेट है, वेट जो है वो फोर्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो 30 kg है, तो यहाँ पे 30 लिखा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है तो 2 लिख दिया। इसी तरह चाइल्ड B का जो वेट है वो 40 है और डिस्टेंस 1.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 60 इधर आ गया और 60 ही इधर आया। अब दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि इधर भी मोमेंट जो है वो 60 न्यूटन मीटर है और इस साइड पे भी जो है वो 60 न्यूटन मीटर ही मोमेंट है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे वाजे हो गया कि दोनों साइड का जो टॉर्क है या मोमेंट है वो इक्वल है, इस वजह से सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर तो इक्वल ना होता तो सीसा जो है इक्विलिब्रियम में ना होता, तो हमें ये भी पता चल गया कि सीसा जो है वो इस टाइम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। न्यूमेरिकल 4.4 है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है जी अ क्रोबार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द गिवन फिगर। If the downward force of 250 Newton is applied at the end of the bar, how much weight does the other end bear? The crowbar itself has negligible weight. It's mean कि जो यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है वही उसी फोर्स को हमने जो है वो डिटरमिन करना है। ये जो इसका अपना वेट है इसको हमने डिटरमिन या इसको कंसीडर नहीं करना। तो लेट द फोर्स ऑन बॉक्स जो है, फोर्स जो बॉक्स के ऊपर लग रही है वो W है, और टॉर्क बाय द फोर्स, ये जो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है ये अगेन वही कंडीशन है जो 4.4 में देखी है कि एक हमारे पास पाइवट है वो ये वाला पॉइंट है, और लेट से एक बच्चा इधर बैठा है और एक बच्चा इधर बैठा है, तो दो टॉर्क हैं। तो वही कंडीशन अपने जहन में लाएं, उसी से ही आपने इसे रिलेट करना है। ये हमारे पास पाइवट पॉइंट है, ये फोर्स 1 है यानी वेट 1 है और ये वेट 2 है, तो और डिस्टेंस भी हमें गिवन है। तो इट्स मीन टॉर्क 1 जो है वो ये वाली साइड का जो टॉर्क है वो इक्वल होना चाहिए इस वाली साइड के टॉर्क से, ठीक है। ये तो टॉर्क 1 को हमने इस तरह से लिखा कि 250 की ये फोर्स है नीचे की तरफ, मल्टीप्लाई बाय 30 ये डिस्टेंस है। इसी तरह जो टॉर्क 2 है वो W हमें नहीं पता लेकिन डिस्टेंस पता है 5 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे 5 लिख लिया। अब 5 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करवा देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करवाए तो 7500 आंसर आया, डिवाइडेड बाय दिस 5, तो आंसर आ गया 1500 न्यूटन। तो ये बेसिकली
बिल्कुल 4.4 से मिलती जुलती ही एग्जांपल है, थोड़ा सा जो है वो फिगर जो है वो चेंज होने की वजह से कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.6। इसमें पूछा जा रहा है कि अ 30 सेंटीमीटर लॉन्गर स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन द नट ऑफ अ कार इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन मीटर, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। तो ये फिगर है हमारे पास, एक स्पैनर है जो कि एक कार के नट को ओपन करने के लिए उस पर 150 जो है टार्क प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन मालूमात जो है वो टार्क हमें गिवन है 150 न्यूटन मीटर है, लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है हमें, लेकिन हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है ऐसे यूनिट, तो 100 से इसे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फोर्स फाइंड करनी है। सिंपल वही टार्क का फार्मूला, टार्क इज इक्वल टू आर एफ या डी एफ कर लें। तो इसमें जो है वो हमें क्या क्या गिवन है, हमें टार्क भी गिवन है और आर भी गिवन है, लेकिन एफ नहीं गिवन। तो आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा टार्क के साथ, तो एफ का फार्मूला बन गया। सो एफ इज इक्वल टू टार्क ओवर आर। अब जस्ट वैल्यूज पुट की, 150 जो है वो टार्क है डिवाइडेड बाय 0.3 जो है वो आर है, तो 500 न्यूटन जो है वो फोर्स इसके लिए चाहिए होगी ताकि पैदा हो सके यहाँ पे 150 न्यूटन मीटर टार्क। 4.7 न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। एक बाल जो है वो हैंग कर रही है 5 न्यूटन की वेट है उसका, और उस पर एक फोर्स लगी इस डायरेक्शन को जिसने उसे राइट की तरफ मूव करवा दिया। इफ़ द रोप मेक एन एंगल ऑफ 60 न्यूटन विद द सीलिंग एज शोन इन द गिवन फिगर। अब कंडीशन ये है कि वो रोप जो है वो सीलिंग के साथ, छत के साथ 60 डिग्री के एंगल पे 60 का एंगल बना रही है। एज शोन इन द फिगर डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब उन्होंने कहा है कि आप एक तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करें और इसी तरह ये टेंशन का भी जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था 4.1 न्यूमेरिकल समझाते हुए कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको रिकॉल करना पड़ेगा और उसको आपने याद भी रखना है कि किस तरह से हम मेन फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। मैं एक बार शो करवाता हूँ आपको जी। तो ये है हमारे पास 4.1 न्यूमेरिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फोर्स है, उसका एक हमने एक्स कंपोनेंट ड्रा किया और एक वाई कंपोनेंट ड्रा किया, और हमारे पास फार्मूला क्या है एक्स कंपोनेंट का, एफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ कॉज थीटा, और एफ वाई जो है उसके लिए एफ साइन थीटा होता है। एक्स के लिए कॉज और वाई के लिए साइन, ये याद रखना है, दोनों में डिफरेंस है। तो इसी को ही जो है वो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे भी जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक तो ये फोर्स है, ये जो टेंशन है ये भी बेसिकली फोर्स ही है, ठीक है। तो ये टेंशन की वजह से इसको हम पहले टेंशन वाले को रिजॉल्व करेंगे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में जी। तो इस तरह से हमने जो है इसका एक टी वाई कंपोनेंट ड्रा किया ऊपर को वाई एक्सिस पे, और एक एक्स कंपोनेंट ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूला वही है, एफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, और एफ वाई जो है वो इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। अब हमें पता है यहाँ फोर्स जो है वो टेंशन के इक्वल है, तो फोर्स की जगह हम जहाँ जहाँ पे एफ है इन फार्मूलाज में वहाँ पे टी पुट कर देंगे। तो टी एक्स जो है वो टी कॉस 60 डिग्री के इक्वल बना, थीटा क्योंकि हमारा 60 का है यहाँ पे दिया गया है, और इसी तरह जो y कंपोनेंट है वो टी साइन 60 डिग्री के इक्वल बन गया, ठीक है। यही वो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे बस हमने f की जगह t पुट किया और थीटा की जगह 60। तो इस तरह से हमें x और y कंपोनेंट जो है उसके लिए एक फार्मूला मिल गया। अब हमने जो है एक और चीज़ आपने नोट करनी है यहाँ पे कि इस बॉल का जो वेट है उसका भी एक वेक्टर है, वो किस साइड को उसका जो फोर्स लग रही है, वेट भी फोर्स ही होता है, वो किस साइड को लग रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली वो फोर्स इस टाइम यहाँ पे नीचे को लग रही है इस तरह से, जे इक्वल किसके है डब्ल्यू के। और हमें पता है कि यहाँ पे बॉल बैलेंस है, और बैलेंस है यहाँ पे रुकी हुई है, तो इट्स मीन के जितना वेट है उतना ही उस पर एफ वाई यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वाई एक्सिस में वो उसके इक्वल है। इस वजह से ये बॉल यहाँ से मूव नहीं कर रही, क्योंकि जितना वेट है उतना ही एफ वाई कंपोनेंट है। तो इसी कंडीशन को हम जो है यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो टी वाई इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द ब्लॉक। जो टी वाई कंपोनेंट है वो वेट ऑफ द ब्लॉक को बैलेंस कर रहा है, तो इस वजह से टी वाई इक्वल होगा वेट के,
और वेट हमें गिवन है, वेट 5 न्यूटन है बाल का। तो टी साइन थीटा जो कि टी वाई की वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा की जगह आप 60 पुट कर चुके हैं, W 5 है, तो टी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब साइन 60 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पहले इसकी वैल्यू निकाल लें आप कैलकुलेटर से, साइन 60 डिग्री होता है 0.866 के। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं नीचे मूव करवाता हूँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 5.8 न्यूटन। तो टेंशन का हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 5.8 न्यूटन। अब एक्स कंपोनेंट जो है उसको भी देखते हैं, जाहिर है उसे छोड़ तो नहीं सकते। अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें तो वो बिल्कुल यहाँ पे देखें टी एक्स ये है, ये जो इस साइड को लाइन लग रही है, ठीक है, और एरो बना हुआ है, तो ये बिल्कुल पैरेलल है एफ के। एफ इस साइड को जा रहा है, ये बस इस साइड को जा रहा है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है बट पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो दैट्स मीन दे आर आल्सो इक्वल, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमारे पास वही बाकी कंडीशंस हैं, वही फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो टी एक्स भी क्या होगा, टी कॉस थीटा के इक्वल। तो वही फार्मूला 4.1 वाला यूज़ कर रहे हैं। नाउ इफ वी सी हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज इक्वल टू ऑपोजिट टू टी एक्स, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इक्वल है और ऑपोजिट है टी एक्स के, तो एफ को हम इक्वल पुट कर देंगे टी एक्स के। तो टी एक्स का जो फार्मूला है वो लिखा टी कॉस 60 डिग्री और एफ के इक्वल। ये थोड़ी सी पोजीशन चेंज होगी, आप एफ इधर लिख लें, टी एक्स को इधर लिख लें, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस 60 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से तो वो आएगी 0.5, और टी की हमने वैल्यू अभी लास्ट पे फाइंड आउट की थी, 5.8 आई थी, वाई कंपोनेंट से हमने फाइंड आउट की थी। तो वो 5.8 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो हमारे पास एफ का जो है वो मैग्नीट्यूड आ गया, जो कि है एफ इज़ इक्वल टू 2.9 न्यूटन। तो इस तरह से हमने दोनों जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए, एफ यानी एफ का मैग्नीट्यूड 2.9 न्यूटन, और इसी तरह ये टेंशन जो है वो 5.8 न्यूटन है हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.8, इसमें पूछा जा रहा है साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मैस ऑफ 2 स्टील वायर्स एट शोन इन द गिवन फिगर। अब एक ये वायर है और एक ये वायर है, और ये साइन बोर्ड जो इससे सस्पेंड किया गया है। इफ़ वेट ऑफ द साइन बोर्ड इज़ 200 न्यूटन, व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब 200 न्यूटन का वेट लग रहा है। एक चीज़ को पे गौर करें कि ये जो सेंटर है उससे ये स्ट्रिंग भी 2 मीटर के फासले पे है और ये स्ट्रिंग भी 2 मीटर के फासले पे है, ठीक है। इट्स मीन दोनों के अंदर जो है वो इक्वल ही फोर्स जो है वो लग रही है या टेंशन लग रही है, और वो टेंशन दोनों के अंदर कितनी होगी, जितना कि इस साइन बोर्ड का वज़न है, क्योंकि ये टेंशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इसके वेट की वजह से। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इस वजह से टेंशन भी दोनों के ऊपर जो है वो सेम लग रही है। तो यूँ हम लिख सकते हैं कि T1 प्लस T2 यानी टेंशन 1 और टेंशन 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो वो इसके वेट के इक्वल होगी, क्योंकि इसका वेट ही है जो इन टेंशन 1 और टेंशन 2 का काज है। As both strings are of equal length and the sign board is hanging symmetrical, therefore अब दोनों जो T हैं वो इक्वल लेंथ की भी हैं, इक्वल जो हैं वो डिस्टेंस पे भी हैं, तो दैट्स वाई T1 जो है वो इक्वल है T2 के, और हम इनको कंसीडर ही T कर लेते हैं कि इनका T1 T2 को रिप्लेस कर देते हैं T से कि दोनों इक्वल हैं। अब हम इनको X भी लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं। तो T अगर हम लिख लेते हैं तो T1 की जगह भी T, T2 की जगह भी T, दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये आ जाएंगे इक्वल 2T के। अब 2T में 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है T से, इधर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 उधर जाके जब डिवाइड होगा 200 से, तो 100 न्यूटन एक T के अंदर जो है वो, यानी चाहे वो T1 है चाहे वो T2 है, दोनों के अंदर 100 न्यूटन की जो है टेंशन पाई जाती है। तो इस तरह से जब हम T को यहाँ पे वापस पुट करेंगे तो T1 भी 100 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये T 100 के इक्वल निकला है, और T2 भी इस T के इक्वल है, तो ये भी 100 के इक्वल आ जाएगी। तो दोनों के अंदर 100 न्यूटन फोर्सेज हैं। सिंपल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें 200 न्यूटन टोटल फोर्स डाउनवर्ड है, और इसको बैलेंस किया गया करने के लिए 200 न्यूटन ही ऊपर को फोर्स लगनी चाहिए, और
200 न्यूटन ने इक्वल डिवाइड होना है, हाफ इसके लिए हाफ इसके लिए, तो वो 100 न्यूटन इसके लिए आ जाएगा, 100 न्यूटन इसके लिए। ये एक जनरल देसी सा मेथड है, लेकिन प्रॉपर अगर आपने न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो ये वाला आपको मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.9 को अगर हम देखें तो इसमें कहा जा रहा है 1 गर्ल ऑफ 30 kg mass sit 1.6 meter from the axis of seesaw, another girl of mass 40 kg want to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? तो सूरत हाल ये है कि एक लड़की जो है वो 30 kg की मैस है उसका, वो पाइवट पॉइंट से 1.6 मीटर के फासले पे बैठी है। अब दूसरी लड़की है 40 kg की, उसे कितने डिस्टेंस पे बिठाएंगे तो ये सीसा जो है वो बैलेंस रहेगा। ये फाइंड आउट करना बहुत इजी है। सबसे पहले हमें जो देखें मैस दिया गया है, वेट नहीं दिया गया, तो हम मैस को वेट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले का वेट जो है वो 300 न्यूटन आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वेट इक्वल होता है mg के, तो मैस 30 है और g ग्रेविटी 10 है, तो 300 आ गया। इसी तरह वेट जो है वो 40 है और ग्रेविटी 10 है, तो 400 न्यूटन हमारे पास वेट आ गए दोनों के। तो सीसा को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो टार्क ए का है या मोमेंट ए है वो टार्क बी यानी मोमेंट बी के इक्वल होनी चाहिए। तो पहले वाली की अगर हम डिस्टेंस और वेट को पुट करें तो 300 उसका वेट है और 1.6 डिस्टेंस है इस साइड पे, तो टार्क इक्वल होता है ना फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इसी तरह इधर जो है वो दूसरी गर्ल 400 उसका वेट है और डिस्टेंस जो है वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 480 आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय ये 400, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 480 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 1.2 मीटर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 1.2 मीटर डिस्टेंस पर 400 वेट वाली लड़की यानी 40 kg वाली लड़की को बैठना पड़ेगा ताकि सीसा जो है वो बैलेंस रहे। ये तो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.10। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ऑफ द एज शोन इन द गिवन फिगर इफ द ब्लॉक वेज 150 न्यूटन। अब यहाँ पे हमें कहा यह जा रहा है कि ये दो स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली, एक ये स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन है और एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रिंग्स हैं, इनके अंदर कितनी टेंशन है ये फाइंड आउट करें। और गिवन क्या है हमें, गिवन ये है जी कि एंगल जो T1 है टेंशन यानी T1 स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन 1 वाली स्ट्रिंग के अंदर 60 का एंगल है और ये हमारे पास टेंशन 2 वाली स्ट्रिंग है। ये बस आप लोगों ने याद रखना है। अब हम जो है वो अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो कि 4.1 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किया था। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, वो बताते हुए भी मैंने आपको कहा था कि ज़रूर इसको रिकॉल करें, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये हमारे पास वो न्यूमेरिकल है 4.1। इसके अंदर मैंने ये फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ये हमारे पास फोर्स है तो इसका ये एक्स एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट हम ड्रा करते हैं इस तरह से और वाई एक्सिस पे वाई कंपोनेंट ड्रा करते हैं। और एफ एक्स जो है, जो एक्स कंपोनेंट हमारे पास निकला है उसकी फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है एफ कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है एफ साइन थीटा। तो ये वाला फार्मूलाज ही हमने यूज़ करने हैं दोबारा से। ये तो पहले हम यहाँ पे भी कंपोनेंट जो हैं वो ड्रा कर लेते हैं, दोनों एक का पहले कर लेते हैं T1 वाली का। जैसा कि हमारे पास ये है T1, तो इसका जो एफ वाई कंपोनेंट है वो यहाँ से डायरेक्ट सीधा ऊपर को, ये हमारा एफ वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो टेंशन की शक्ल में है तो T ही हम लिखेंगे, टी वाई कंपोनेंट है ये हमारा, ठीक है। और इस साइड को जो बनेगा वो हमारे पास टी एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टी वाई और टी एक्स कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आप गौर करें तो बिल्कुल 4.7 न्यूमेरिकल वाली कंडीशन बन गई है। यहाँ पे अगर आप देखें कि टी वाई कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और जो वेट है वो नीचे की तरफ को लग रहा है, ठीक है। और ये बॉक्स यहाँ पे सस्पेंडेड है, इट्स मीन ये यहाँ पे बैलेंस्ड है। और बैलेंस क्यों है, क्योंकि टी वाई कंपोनेंट जो ऊपर को लग रहा है वो इसके वेट के इक्वल है, इस वजह से ये दोनों यहाँ पे बैलेंस हैं। इन दोनों के बैलेंस होने से ये वेट यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये एक इक्विलिब्रियम है कि ऊपर वाली जो फोर्स है वो नीचे वाली फोर्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि टी वाई जो है वो इक्वल है डब्ल्यू के। डब्ल्यू क्या है हमारा वेट और टी वाई क्या है ये वाला। टी वाई का फार्मूला क्या होता है, टी वाई का फार्मूला होता है जी साइन 60, टी साइन 60, ठीक है। वाई कंपोनेंट के लिए साइन लगता है और एक्स कंपोनेंट के लिए कॉज लगता है। तो अब बेसिकली इसी को हम जो है वो नीचे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने T1 यानी यहाँ पे हमने टी वाई को इक्वल किया है डब्ल्यू के। तो टी वाई का फार्मूला ये है T1 साइन 60, वो पुट कर दिया, W इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। अब W 150 के इक्वल है, उसकी वैल्यू पुट कर दी और साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से 0.866 आएगी, ठीक है, वो पुट कर दी। अब वो जो वैल्यू है 0.866 ये T1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी 150 से। तो 150 डिवाइडेड बाय 0.866 हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई 173.2 न्यूटन। तो T1 की जो वैल्यू है हमारे पास, जो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, उसकी हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है कि वो है 173.2 न्यूटन। अब हमारे पास रह गई है जी टेंशन 2 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो इस साइड को टेंशन लग रही है इस स्ट्रिंग के अंदर, इसको हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब T2 को अगर आप देखें तो ये जिस तरह Tx है वो इस साइड को लग रही है, T2 जो है वो इस साइड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों जो हैं वो इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं जस्ट, ठीक है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, पैरेलल हैं तो इक्वल हैं, और जस्ट जो है वो डायरेक्शन जो है वो चेंज है। तो अब इस कंडीशन को जहन में रखना है कि Tx जो है वो इक्वल किसके है, T2 के। तो जब T2 जो है वो इक्वल है Tx के, ठीक है, T1 के x कंपोनेंट के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि T1 x कंपोनेंट इज इक्वल टू T2 यानी टेंशन इन स्ट्रिंग 2। तो Tx कंपोनेंट के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, T1 cos 60 डिग्री, ठीक है, cos थीटा, और इसी तरह T2 वैसे का वैसा लिखा रहेगा, ठीक है। T1 अब हमने फाइंड आउट कर ली थी, ऊपर ये देखें हमारी वैल्यू निकली है 173.2 न्यूटन, उसको पुट कर दिया, और cos 60 की वैल्यू जो है 0.5 आती है, आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास T2 की वैल्यू भी आ गई 86.6 न्यूटन। अब ये T2 की वैल्यू भी है और T के x कंपोनेंट की भी वैल्यू है, यानी ये जो x कंपोनेंट हमने यहाँ पे इस साइड को ड्रा किया था उसकी भी वैल्यू 86.6 न्यूटन है, और इस वाली T2 यानी टेंशन इन स्ट्रिंग 2 की भी वैल्यू 86.6 न्यूटन है। तो इस तरह से जो है हमने दोनों कंपोनेंट की, T1 की भी और T2 की भी जो टेंशन है वो फाइंड आउट कर ली। तो ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल्स। आई होप सो तमाम न्यूमेरिकल आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।